हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 11 आ गया है, जो इस प्रकार है। चलिए आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि कितने करोड़ लोग कपड़ा उद्योग में नियोजित हैं। कितने करोड़ लोग कपड़ा उद्योग में नियोजित हैं, तो 3.5 करोड़ लोग जो हैं कपड़ा उद्योग में नियोजित हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं कपड़ा उद्योग के समक्ष उपस्थित है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जानते हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादन को उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने की समस्या। दूसरा ऑप्शन है भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए विश्व बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। और तीसरा है सूती वस्त्र उद्यमों में रुग्णता। सूती वस्त्र उद्यमों में रुग्णता। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के अनुकूल है। कौन सा स्थान जो है सूती वस्त्र उद्योग के अनुकूल है। या जो है सूरत, अहमदाबाद, या दोनों स्थान जो है सूती वस्त्र के लिए अनुकूल है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि किसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के जो नाम से जाना जाता है वह है जूट का रेशा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जूट का रेशा को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि जूट उद्योग से संबंधित पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। या जो किया गया था, जूट उद्योग से संबंधित पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह जो स्थापित किया गया था पहला कारखाना रिसरा में किया गया था। कहाँ किया गया था? रिसरा में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहता है कि भारत जूट से बनी सामग्री के निर्यात में कौन सा स्थान रखता है। भारत जूट से बनी सामग्री के निर्यात में कौन सा स्थान रखता है। या जो स्थान रखता है दूसरा स्थान रखता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जूट उद्योग से संबंधित है। जूट उद्योग से संबंधित है टीटागढ़, कानपुर, पूर्णिया। उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जो है जूट उद्योग से जो संबंधित है उपयुक्त में से सभी संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी 1984 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ढाका में है। कहाँ है? ढाका में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है लाभ कमाना, दूसरा है रोजगार के अवसर प्रदान करना, और तीसरा है उत्पादन को बढ़ावा देना, चौथा है बी और सी। तो इसका सही उत्तर होगा बी और सी, ऑप्शन डी, रोजगार के अवसर प्रदान करना, उत्पादन को बढ़ावा देना, यही दोनों होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, उत्पादन को बढ़ाना, बी और सी। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है
ऑप्शन डी बी और सी रोजगार के अवसर प्रदान करना और उत्पादन को बढ़ाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में कहता है, प्रश्न नंबर 12 में कि भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा जो है किस पर आधारित है, तो किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 में कहता है, प्रश्न नंबर 13 में कहता है कि यदि सीधी रेखा वाला उपभोग फलन ऊर्ध्वाधर अक्ष को किसी धनात्मक मूल्य पर काटता है तो इसका तात्पर्य होता है कि क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है एमपीसी तथा एपीसी गिरती है जैसे जैसे प्रयोज्य आय का स्तर बढ़ता जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है लैफर वक्र के अनुसार सापेक्षता कम दरों पर कर की दर में वृद्धि कर आय को बढ़ाएगी। दूसरा है लैफर वक्र के अनुसार एक बिंदु के पश्चात कर की दरों में अतिरिक्त वृद्धि कर आय को कम करेगी। तीसरा है लैफर वक्र कर की दर में वृद्धि सट्टा ही कर आय को बढ़ाएगी। सट्टा ही कर आय को बढ़ाएगी। चौथा है लैफर वक्र कर की दरों तथा कर आय के बीच संबंध को व्यक्त करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सही इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। लैफर वक्र कर की दरों तथा कर आय के बीच संबंध को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहता है, प्रश्न नंबर 15 में कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता एवं शुद्ध प्रतियोगिता दोनों पर्यायवाची नहीं है। दूसरा ऑप्शन है उद्योग की वह फर्म सीमांत फर्म होती है जो कीमत के गिरने पर सबसे पहले उद्योग को छोड़ती है। तीसरा है रिकार्डो ने अपने श्रम मूल्य सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया कि श्रम लागत की कीमत निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाती है तथा वस्तु कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष की सक्रिय रहता है। यह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला ऑप्शन है शुद्ध एकाधिकार में बाजार में विक्रेता होता है। एकाधिकार मांग बाजार की मांग होती है। विशुद्ध एकाधिकार में मांग की लोच इकाई होती है जिसके कारण एकाधिकार के मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता व्यय एक समान रहता है। तीसरा ऑप्शन है कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय घट जाएगा। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में कहता है, प्रश्न नंबर 17 में कि पीत क्रांति संबंधित है उत्पादन से। किस उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति? या जो पीत क्रांति संबंधित है तिलहन से संबंधित है। किससे है? तिलहन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 में कहता है, प्रश्न नंबर 18 में कि मार्शल के अनुसार कीमत निर्धारण में आवश्यक है। मार्शल के अनुसार कीमत निर्धारण में आवश्यक है, क्या आवश्यक हो सकता है? तो मांग पक्ष व पूर्ति पक्ष आवश्यक है। मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष आवश्यक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में कहता है, प्रश्न नंबर 19 में कहता है कि कीमत विभेद का क्या परिणाम होता है। कीमत विभेद का क्या परिणाम होता है? तो कीमत विभेद का क्या परिणाम होता है? तो कीमत विभेद का क्या परिणाम होता है?
तो इसका सही उत्तर होगा उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में कहता है, प्रश्न नंबर 20 में कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो यह जो अधिकतम है लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में कहता है, प्रश्न नंबर 21 में कि कैम्ब्रिज सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्तविक आय का कुछ भाग जो है, कैम्ब्रिज सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्तविक आय का कुछ भाग जो है, कुछ भाग मुद्रा में रखना चाहता है ताकि वह किसी भी समय अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में कहता है कि कैम्ब्रिज सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक आय से तात्पर्य जो है वह है वस्तुओं तथा सेवाओं से है, वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनका कि कोई व्यक्ति अपने श्रम के फलस्वरूप उपभोग करने का अधिकार होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो यह सबसे ऊंची जो है केरल में है। कहाँ है? केरल में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में कहता है कि प्रोफेसर किन्स ने नगद रूप में मुद्रा को रखने के कौन से विशेष कार्यों की चर्चा की है? या जो चर्चा की है, पहला ऑप्शन है दैनिक कार्य में आने वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, सट्टे की क्रियाओं से लाभ उठाने के उद्देश्य से। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में कहता है कि मुद्रा की मांग किन बातों से प्रभावित होती है? मुद्रा की जो मांग है किन बातों से प्रभावित होती है? या जो प्रभावित होती है वस्तुओं के मूल्य से, आय की अवधि से, राष्ट्रीय आय का विवरण एवं आर्थिक विकास से। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 में कहता है, प्रश्न नंबर 26 में कहता है कि फिशर तथा फिगू के कैम्ब्रिज समीकरण में क्या अंतर है? क्या अंतर है फिशर तथा फिगू के कैम्ब्रिज समीकरण? कौन सा समीकरण? कैम्ब्रिज समीकरण में क्या अंतर है? तो यह जो अंतर है, फिशर पी को वस्तुओं का मूल्य मानते हैं जबकि फिगू पी को मुद्रा का मूल्य मानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में कहता है, प्रश्न नंबर 27 में कहता है कि किन्स के समीकरण के अनुसार जो है मूल स्तर पर मुद्रा की मात्रा का ही प्रभाव पड़ता है। किन्स के समीकरण के अनुसार मूल स्तर पर मुद्रा की मात्रा का ही प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 में कहता है, प्रश्न नंबर 28 में कि किन्स ने अपने समीकरण में मुद्रा की मांग को महत्व प्रदान किया है, सक्रिय मुद्रा को महत्व प्रदान किया है, मनुष्य की तत्कालीन समस्याओं को अधिक महत्व दिया है। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 में कहता है कि फिशर तथा कैम्ब्रिज समीकरणों में आधारभूत अंतर क्या है? फिशर तथा कैम्ब्रिज समीकरणों में आधारभूत अंतर जो है क्या है? या जो आधारभूत अंतर है, कैम्ब्रिज समीकरण अल्पकालीन है तथा मुद्रा के नियमित परिवर्तनों का कारण बताते हैं। फिशर का समीकरण दीर्घकालीन परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। उपयुक्त में से कोई भी, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में कोई एक हो सकता है, उपयुक्त भी सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 में कहता है कि किन्स का मुद्रा परिणाम सिद्धांत किन तत्वों पर आधारित है? किन्स का मुद्रा परिणाम जो है का सिद्धांत जो है, मुद्रा परिणाम सिद्धांत जो है किन तत्वों पर आधारित है? या जो आधारित है
आय पर, रोजगार पर, विनियोग या निवेश पर, उपयुक्त सभी तत्वों पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 में कहता है कि मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य जो है, मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य जो है आय, उपभोग तथा बचत पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 में कहता है 32 में कि मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार यदि बचत विनियोग से अधिक होती है तो वस्तुओं के मूल्य में कमी तथा मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में कहता है कि मुद्रा परिमाण जो है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के शिकागो स्वरूप की व्याख्या की, या जो व्याख्या की वह किसने किया था? तो व्याख्या जो करने वाला व्यक्ति था वह था मिल्टन फ्रीडमैन था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 34 में कहता है कि द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रेस्टेटमेंट के लेखक हैं द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रेस्टेटमेंट के लेखक जो हैं वह कौन है? या जो लेखक है मिल्ट फ्रीडमैन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 में कहता है कि मुद्रा का परिणाम सिद्धांत जो है, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। क्या है? मुद्रा की मांग का सिद्धांत है या विचार संबंधित है, या जो विचार संबंधित है मिल्ट फ्रीडमैन का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 में कहता है, प्रश्न नंबर 36 में कि कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, या जो कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत मुद्रा का मांग सिद्धांत है। मुद्रा का सिद्धांत पूंजी है या संपत्ति सिद्धांत की मांग है। वास्तविक आय मुद्रा की मांग का प्रमुख निर्धारक है। उपयुक्त सभी सत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 में कहता है कि कृषि ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कृषि ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या जो पड़ती है कृषि संबंधी उपकरण खरीदने हेतु, पुराने लोन चुकता करने हेतु, खाद एवं बीज खरीदने हेतु। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 में कहता है, प्रश्न नंबर 38 में कि अल्प अवधि ऋण की अवधि कितनी है? अल्प अवधि जो है ऋण की अवधि कितनी है? या जो अल्प अवधि ऋण की अवधि जो है यह है 15 मास से भी कम की है। कितना है? 15 मास से भी कम की है। अगला प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 में कहता है, प्रश्न नंबर 39 में कहता है कि कृषि क्षेत्र में मध्यावधि ऋण मिड टर्म लोन की अवधि जो है कितनी होती है? तो यह जो अवधि होती है 15 महीने से 5 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 में कहता है, प्रश्न नंबर 40 में कि कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन की अवधि कितनी होती है? या जो अवधि होती है 5 वर्ष से अधिक की होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 में कहता है कि कृषकों द्वारा लिए जाने वाले ऋण के स्रोत क्या हैं? कृषकों द्वारा लिए जाने वाले ऋण के स्रोत क्या हैं? तो यह जो ऋण के स्रोत हैं साहूकार, महाजन, ग्रामीण बैंक, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, साहूकार, महाजन, ग्रामीण बैंक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 42 में कहता है कि साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण के संबंध में कौन सा या से कथन सही है या है? तो इसका सही उत्तर होगा साहूकार किसानों को अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के ऋण देते हैं। साहूकार तक किसान
आसानी से पहुंच सकता है, साहूकार द्वारा दिए जाने वाले लेन देन के तरीके सरल होते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 में कहता है कि भारत में सहकारी बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत कब हुई? बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो यह जो हुई थी 1904 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1904 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 में कहता है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन किन स्तरों पर हुआ है? भारत में सहकारी बैंकों का गठन जो है किन स्तरों पर हुआ है? या जो बैंकों का जो गठन हुआ है वह राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक ऋण समितियां, उपयुक्त सभी। तो किन स्तरों पर हुआ है? सभी स्तर पर हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 में कहता है कि सहकारी बैंक की शीर्ष स्थान पर कौन सा है? सहकारी बैंक की शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो इसका शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो इसका शीर्ष स्थान है राज्य सहकारी बैंक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 में कहता है कि प्राथमिक साख समिति के संबंध में कौन सा या से कथन सही है या हैं? तो कौन सा कथन सही है या हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक साख समितियां एक गांव या किसी क्षेत्र विशेष के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक साख समिति का गठन कर सकते हैं। ये समितियां कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 में कहता है कि विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का जो भाग है 17.4% जो है 4% है, जबकि आय की दृष्टि से इसका भाग लगभग जो है कितना होगा? इसका जो भाग होगा लगभग वह 1.5% होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 में कहता है कि भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्त मार्च 2013 तक मानक है, कितना प्रतिशत मानक है? तो यह 9% मानक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 49 में कहता है कि कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? कौन वित्तीय संस्था जो है विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है, या जो संबंधित नहीं है ADB नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 में कहता है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य है क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निर्धारण के लिए है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ग्रामीण विकास व निर्धनता निर्धारण के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 51 में कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में श्रम की मांग उस सीमा तक की जाएगी जहां इसकी सीमांत उत्पादन क्षमता जो है औसत आय उत्पादकता के बराबर होगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, औसत आय उत्पादकता के बराबर होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 में कहता है 52 में कि ब्याज की दरों में भिन्नता के निम्न में से उत्तरदायी हैं। ब्याज की दरों में भिन्नता के निम्न में से उत्तरदायी हैं, क्या उत्तरदायी हैं? तो मुद्रा के विभिन्न उपयोग उत्तरदायी है, मुद्रा के विभिन्न उपयोग उत्तरदायी हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 में कहता है प्रश्न नंबर 53 में कि मुद्रा गुणक अनुपात है मौद्रिक गुणक अनुपात है, क्या है? मौद्रिक गुणक अनुपात है। तो यह जो है मुद्रा की मात्रा एवं कुल जमा का है, मौद्रिक गुणक अनुपात जो है मुद्रा की मात्रा एवं कुल जमा का है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 में कहता है 54 में कि हैक्सर ओहलीन सिद्धांत में तुलनात्मक लाभ तब प्राप्त होता है जब
प्रचुर साधन का गहन प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जब प्रचुर साधन का गहन प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 में कहता है 55 में कि अगर भुगतान संतुलन निरंतर अधिक का हो तो या जो है इससे देश की मुद्रा को विदेशी विनिमय दर में वृद्धि होगी, जिससे निर्यात गिर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56 में कहता है कि भुगतान संतुलन को सुधारने में अवमूल्यन मदद करता है यदि देश उन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है जिनकी मांग लोचदार हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 में कहता है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दीर्घकाल में ठीक करने का उपाय है। क्या उपाय है इसका? तो इसका जो उपाय है, विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर इसका उपाय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह जो है अच्छी तरह से जो है या अच्छी तरह से सध सकते हैं। क्या है? सध सकते हैं। तो ये कैसे भाई सध सकते हैं? तो यह जो सध सकते हैं, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ स्वतंत्र एवं बहुराष्ट्रीय सौदे से सध सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 में कहता है कि आयताकार अतिप्रवलय निम्नलिखित में से किस एक को प्रदर्शित करेगा, या जो प्रदर्शित जो करेगा AFC वक्र को करेगा। किसका करेगा? AFC वक्र को करेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 में कहता है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए मांग वक्र जो है कुल आगम वक्र भी हो सकता है, औसत आगम वक्र भी होता है, औसत आगम वक्र भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा औसत आगम वक्र भी होता है और सीमांत आगम वक्र भी होता है। बी और सी होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 में कहता है 61 में कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म संतुलन की स्थिति में होगी, जबकि MR बराबर MC बराबर AR बराबर AC होगी। क्या होगी? MR बराबर MC बराबर AR बराबर AC होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 में कहता है कि एकाधिकारी निश्चित कर सकता है। एकाधिकारी जो है, एकाधिकार जिसको कहते हैं, एकाधिकारी निश्चित कर सकता है। क्या कर सकता है? या जो कर सकता है या तो मूल्य या उत्पादन कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 में कहता है कि साथ दिए आरेख में श्रम का कुल उत्पाद वक्र OL, क्या है? OL जो है दर्शाया गया है। इस पर श्रम का सीमांत उत्पाद निरंतर घट रहा है। क्या देखो, यह जो दर्शाया गया है निरंतर क्या कर रहा है? या घट रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 में कहता है कि कल्याण अर्थशास्त्री में निजी शुद्ध उत्पाद एवं सामाजिक शुद्ध उत्पाद में भिन्नता का विचार संबंधित है। क्या संबंधित है? किससे संबंधित है? या जो संबंधित है AC पीगू से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65 में कहता है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन संबंधित है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? या जो संबंधित है पैमाने के प्रतिफल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, पैमाने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 में कहता है कि संयुक्त मांग वाली वस्तुओं की आड़ी लोच होती है। संयुक्त मांग वाली वस्तुओं की आड़ी लोच जो होती है या होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 में कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार होता है।
संभावना वक्र का जो आकार होता है वह होता है मूल्य बिंदु अवतल होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 में कहता है कि विकुंचित मांग वक्र जो है विशेषता है, मांग वक्र जो है विकुंचित मांग वक्र विशेषता है, किसका विशेषता है? या जो विशेषता है अल्पाधिकार की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अल्पाधिकार की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 में कहता है कि अगर मुद्रा परिमाण सिद्धांत के फिशर के समीकरण में मुद्रा की पूर्ति को दुगना कर दिया जाए तो मूल्य स्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो मूल्य स्तर हो जाएगा वह दुगना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 में कहता है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत एक है। क्या है? मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो है एक स्थैतिक सिद्धांत है। क्या है? स्थैतिक सिद्धांत है। स्थैतिक सिद्धांत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर इसका 71 में देखेंगे। 71 में कहता है प्रश्न नंबर 71 में कहता है कि सामान्यतः व्यक्ति आय के एक निश्चित अंश को मुद्रा शेष के रूप में रखना चाहते हैं। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? या जो कथन संबंधित है लॉर्ड केन्स से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 में कहता है कि वास्तविक शेष प्रभाव प्रत्यय का कथन दिया था, किसने दिया था? या जो कथन दिया था AC पीगू ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 में कहता है प्रश्न नंबर 73 में कहता है प्रश्न नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें भुगतान शेष खाते में व्यापार की अदृश्य मदें हैं? कौन सी है? तो विदेशियों की बीमा सेवाओं का विक्रय, विदेश से प्राप्त लाभांश, विदेशी पर्यटकों से प्राप्त आय, विदेशियों को परिसंपत्तियों का विक्रय। सभी सही उत्तर निम्नलिखित कूट से चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, या कूट है, कूट से चुनिए कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, या सभी है, 1 2 3 4 सभी है। विदेशियों को बीमा सेवाओं का विक्रय, या भी सही है। विदेश से प्राप्त लाभांश, या भी सही है। विदेशी पर्यटकों से प्राप्त आय, या भी सही है। विदेशियों को परिसंपत्तियों का विक्रय, या भी सही है। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में कहता है कि छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को संदिग्ध बताया है। किसने बताया है? छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को जो संदिग्ध बताया है वह अर्थशास्त्री कौन है? वह जो अर्थशास्त्री है आपका A.W. लेविस ने, A.W. लेविस है। A.W. लेविस ने कहा है कि छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को संदिग्ध बताया है। यही अर्थशास्त्री हैं जो बताते हैं कि छद्म बेरोजगारी जो है संदिग्ध है, A.W. लेविस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 में कहता है कि 75 में कहता है 75 में कि एक आदर्श मांग सारणी में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, एक आदर्श मांग सारणी में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो है होता है, क्या होता है? या जो परिवर्तन होता है मूल्य के विलोमानुपात में परिवर्तन होता है, मूल्य के विलोमानुपात में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 में कहता है प्रश्न नंबर 76 में कि ओहलीन और हेक्सचर के अनुसार वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों में अंतर का सबसे महत्वपूर्ण कारण तथा देशों के मध्य व्यापार होने का कारण है। ओहलीन और हेक्सचर के अनुसार जो है वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों में अंतर का सबसे महत्वपूर्ण कारण तथा देशों के मध्य व्यापार होने का जो कारण है
या जो कारण है साधन संपदा में अंतर का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 में कहता है, प्रश्न नंबर 77 में कहता है कि बैकवास प्रभाव की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है, किन के द्वारा दिया जाता है? बैकवास प्रभाव की अवधारणा का जो श्रेय दिया गया है किन के द्वारा दिया गया है, या जो दिया गया है श्रेय जी मिडरल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, जी मिडरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 में कहता है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन का मूल्य निकटतम होगा उसकी क्या? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन का मूल्य निकटतम होगा उसकी सीमांत आय उत्पाद का होगा, MRP का होगा, सीमांत आय उत्पाद का होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 में कहता है कि मौद्रिक नीति को निर्धारित नियम के अनुसार चलना चाहिए, ना कि विवेक के अनुसार। यह विचार किसने दिया? तो यह जो विचार दिया J.M. केन्स ने दिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, J.M. केन्स ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 एवं अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, जो कि अंतिम प्रश्न है। कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंकों की परिसंपत्ति नहीं है? कौन सी व्यापारिक बैंकों की परिसंपत्ति नहीं है, या जो परिसंपत्ति नहीं है सवाअवधि जमा नहीं है, सवाअवधि जमा नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।